Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now in the previous lecture we have completed up to the Macaulay method. हमने Macaulay method पढ़ा था और Macaulay method का सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका था, ठीक है। क्या क्या उसमें लूपहोल्स थे वो भी सब मैं आपको बता चुका था Macaulay method के अंदर। नाउ अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज मोमेंट एरिया मेथड बोल लीजिए। नाउ थर्ड मेथड, तीसरा मेथड जो बच्चे हम यहाँ पे करने वाले हैं। नाउ द थर्ड मेथड और तीसरा मेथड मेरा कौन सा, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड। Now third method is the moment area method. Now third method is the moment area method. और एक तरह से अगर बच्चे में बात करूं तो moment area method जो है it is one of the most important method in entire strength of material, ठीक है। हाँ, या ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन के अंदर अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या सबसे जो ये कह सकते हैं जिससे क्वेश्चन आता ही है तो वो क्वेश्चन मेरा कौन सा होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम मोमेंट एरिया मेथड, वो मेरा मोमेंट एरिया मेथड से ही आएगा, ठीक है। मैंने डबल इंटीग्रेशन की बात की थी तो मैंने ये बताया था कि जब आपका पास यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अवेलेबल हो थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द बीम, देन यू अप्लाई द डबल इंटीग्रेशन मेथड। तब आप उस कंडीशन में डबल इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, क्लियर है। उसके बाद मैकॉले आया। मैकॉले के लिए मैंने आपको एक बात अच्छे से बताई कि जब आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही हो, जब आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वैल्यू चेंज कर रही हो एक स्पैन से दूसरे स्पैन में, देन यू हैव टू अप्लाई मैकॉले मेथड। तो आपको मैकॉले मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने कभी कभी नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन भी देखे होंगे बच्चों। नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन, मान लीजिए ये कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम के अंदर, इस कैंटिलीवर बीम के अंदर ये वाला जो सेगमेंट है, इस कैंटिलीवर बीम के अंदर इतने वाले सेगमेंट में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज ऑफ 2i और इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा i। तो ये बताओ मेरे को, जब आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हो दैट इज m इक्वल टू ei d2y ओवर dx2, ठीक है। तो पिछले दो मेथड में तो आप पूरा एंटायर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख देते हैं, फिर यहाँ पे i कौन सा यूज करोगे, 2i यूज करोगे कि i यूज करोगे, बताओ। उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे। तो बेटा जब इस तरह की कंडीशन आती है तो मैं जो मैंने अभी तक मेथड बताए हैं आपको दैट इज डबल इंटीग्रेशन एंड मैकॉले मेथड, मैं भी मेथड अप्लाई नहीं करता। मैं इन मेथड को अप्लाई नहीं करूंगा, मैं इन मेथड को अप्लाई नहीं करने वाला। जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो मैं इन मेथड्स को अप्लाई नहीं करूंगा, क्लियर है। कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, ए मोमेंट एरिया मेथड। और मोमेंट एरिया मेथड की अगर मैं बात करूं बेसिकली किसके लिए होते हैं, फॉर नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। फॉर नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन किसके लिए होते हैं, नाउ दीज आर फॉर द नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। ये नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए होते हैं, क्लियर है। किसके लिए होते हैं बच्चे, दीज आर फॉर नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। जो मेरे जनरली नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं, क्लियर है। क्या होते हैं मोमेंट एरिया। मोमेंट एरिया के अंदर मोहर की दो फॉर्म होती है, एक स्लोप के लिए और दूसरी मेरी डिफ्लेक्शन के लिए। क्या कहती है मोहर की थ्योरम, उसको देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लिखना नहीं बच्चे अभी किसी को। नाउ फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। इसके अंदर मैं दो तरह की थ्योरम का डिस्कशन करूंगा। नाउ फर्स्ट वन इज द दैट इज मोहर्स फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज द मोहर फर्स्ट थ्योरम, मोहर की पहली थ्योरम। मोहर की पहली थ्योरम क्या बोलती है, सुनना ध्यान से, ठीक है। मोहर फर्स्ट थ्योरम, मोहर की दोनों थ्योरम का मैं डिस्कस करूंगा। मोहर की जो फर्स्ट थ्योरम है, नाउ दिस थ्योरम इज फॉर द स्लोप। जो मोहर की फर्स्ट थ्योरम है वो किसके लिए बच्चे, जनरली इट इज फॉर द स्लोप। क्या बोलती है मोहर की फर्स्ट थ्योरम, सुनो ध्यान से। नाउ व्हाट विल से मोहर फर्स्ट थ्योरम। तो मोहर फर्स्ट थ्योरम बच्चे ये बोलती है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई जनरलाइज बीम है, ठीक है। नाउ वी हैव एन जनरलाइज बीम, मेरे पास ये एक जनरलाइज बीम है। नाउ दिस इज फिक्स एट दिस एंड। मैं कैंटिलीवर नहीं है, कैंटिलीवर, लेकिन मैं इसको कैंटिलीवर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक जनरलाइज बीम की। नाउ वी हैव ए जनरलाइज बीम और इस जनरलाइज बीम के ऊपर ये मेरी कुछ लोडिंग लगी हुई, इस जनरलाइज बीम के ऊपर ये मेरी कुछ जनरल लोडिंग लगी हुई। जब इस बीम के ऊपर बच्चे आपकी जनरलाइज लोडिंग लगी है तो बीम पे जब लोड लगेगा, नाउ द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड। बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा और बीम डिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। और जो डिफ्लेक्टेड शेप होती है बीम की उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व। इतनी भी बात क्लियर है।
अब मोहर की फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? मोहर की फर्स्ट थ्योरम ये बोलती है कि दो पॉइंट, अगर मैं इलास्टिक कर्व पे अपने दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, मान लीजिए इलास्टिक कर्व पे मैं अपने दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट। अगर मैं इलास्टिक कर्व पे अपने दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, एक पॉइंट मैंने लिया पॉइंट 1, एक मैंने ले लिया दैट इज पॉइंट 2। क्लियर है बच्चे? एक मैंने लिया पॉइंट नंबर 1 और एक मैंने नंबर पॉइंट नंबर 2। तो मोहर फर्स्ट थ्योरम ये बोलेगी कि दोनों पॉइंट के बीच जो स्लोप का डिफरेंस होगा वो उन दोनों पॉइंट के बीच उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या उस पर्टिकुलर बीम के लिए m/ei डायग्राम के एरिया के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर सभी को? नाउ अब सबसे पहले बच्चे आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जब भी आपको क्या दिखे, कोई बीम दिखे, उस बीम का बच्चे सबसे पहले आपको m/ei डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द m/ei डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये बीम था, m/ei डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनिए इधर पहले आप लोग, एक मिनट इधर देखें। मान लीजिए ये बीम था, तो इस बीम का सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा? इस बीम का सबसे पहले मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये मेरा बीम है, नाउ दिस इज अ बीम, और इस बीम के लिए बच्चे मैं अपना क्या ड्रॉ कर लूंगा? वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस। इस बीम का जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम विल बी लाइक दिस, ऐसे ही होगा ना। नाउ ये वैल्यू बच्चे मेरी क्या होगी? नाउ दिस इज वैल्यू विल बी नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड है। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ, या किसी भी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट ले लो, मैं उसको m मान रहा हूं। ठीक है, m की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जब से ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे होगा। नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर बच्चे? ये क्या है मेरा? ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। उसके बाद मैं m/ei डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यानी कि हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट को ei वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू को किससे डिवाइड कर दूंगा? ei वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है? नाउ उसके बाद मैंने हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट को ei वैल्यू से मैं उसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिवाइड लाइक दिस। ये भी वैल्यू मेरी क्या आएगी? नाउ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ये भी वैल्यू मेरी क्या आएगी? नेगेटिव। एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी दैट इज m/ei। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? दैट इज m/ei। अगर मैं दो रेफरेंस पॉइंट की बात करता हूं, अगर मैं दो रेफरेंस पॉइंट की बात करूं, एक रेफरेंस पॉइंट ये है, दूसरा रेफरेंस पॉइंट ये है। ठीक है, तो मैंने कहा कि डिफरेंस इन स्लोप बिटवीन दीज टू पॉइंट, दो पॉइंट 1 एंड 2, इन दोनों के बीच स्लोप का जो डिफरेंस होगा वो उन दोनों पॉइंट के बीच में m/ei डायग्राम क्या जो भी एरिया होगा उसके बराबर होगा। यानी कि θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू m एरिया ऑफ m/ei डायग्राम, एरिया ऑफ m/ei डायग्राम, एरिया ऑफ m/ei डायग्राम बिटवीन, एरिया ऑफ m/ei डायग्राम बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, दोनों पॉइंट के बीच में m/ei डायग्राम का जो एरिया होगा वो, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 ये था, तो भाई पॉइंट नंबर 1 के बीच में अगर कंसीडर करूं तो पॉइंट नंबर 1 के बीच ये, एंड अगर मैं पॉइंट नंबर 2 लेता हूं तो बच्चे पॉइंट नंबर 2 ये, यानी कि मुझे ये वाला एरिया कंसीडर करना, यानी कि मुझे बच्चे ये वाला एरिया कंसीडर करना। नाउ दिस मच इज एरिया, ये एरिया होगा। क्लियर हुआ? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि θ1 माइनस θ2 वो किसके बराबर होगा? इस पर्टिकुलर एरिया ए के बराबर होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के वो बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ समझ में आया? ये थी बच्चे मेरी मोहर की फर्स्ट थ्योरम। ये क्या थी मेरी? नाउ दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द मोहर। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर ये तो बात ठीक है, मोहर ने कुछ कुछ अपनी थ्योरम दे दी, आपने भी अपनी अपनी कुछ कुछ हमें बता दिया, ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट? आप कहेंगे इससे हमें क्या बेनिफिट? देखो बच्चों, बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम, या मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम था। नाउ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम का ये एंड ए, ये एंड बी, आपसे बोले कि बी एंड पे, इस बी एंड पे स्लोप निकाल के बताओ कि स्लोप कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है,
आप क्या करेंगे, आपको तो 2 पॉइंट ले लेना, वे 2 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं इलास्टिक कर्व पे। तो मैंने जो 2 पॉइंट अपने लिए, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दिस इज द बी पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दिस इज ए पॉइंट। यहाँ पे स्लोप थीटा ए होगा, यहाँ पे स्लोप मेरा थीटा बी होगा। तो दोनों पॉइंट आ गए मेरे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, थीटा बी माइनस थीटा ए, ऐसे लिखूंगा ना, और फिर एरिया के बराबर कर दूंगा उसको। मुझे पता है कि फिक्स एंड पे स्लोप मेरा 0 होता है, तो थीटा ए मेरा क्या हो गया बच्चे, थीटा ए मेरा 0 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा बी। यहाँ से वो थीटा बी की वैल्यू मेरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ से थीटा बी की वैल्यू मेरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर है इतना, अरे क्लियर है इतना, चलो थीटा भी आ गया। दूसरा एग्जांपल इसी में, मान लीजिए मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सपोज वी हैव ए सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे ये हिंज हो गया और यहाँ पे मेरा रोलर हो गया, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रोलर हो गया, ठीक है। इस पे मेरे मान लीजिए कुछ सेंट्रल लोड लगा है, ये बी, मैंने कुछ पॉइंट दे दी, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप एट द सी पॉइंट। ये आपको पूछा गया कि ए पॉइंट पे बताओ स्लोप कौन सा है, तो ये मैंने अब 2 पॉइंट लेने हैं मेरे को, तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया सी पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नाउ थीटा सी माइनस थीटा है, ऐसे ही करूंगा ना, नाउ उसको एम अपॉन ए डायग्राम के एरिया के बराबर कर दूंगा। थीटा सी पता है मेरे को हमेशा, थीटा सी क्या होगा मेरा 0 होगा, तो बच्चे यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरी थीटा ए की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस क्या होंगे, ये एप्लीकेशन, ये थ्योरम आपकी एक बड़े से क्वेश्चन को एक छोटे से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगी। बस आपकी इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना चाहिए, उसके बाद मैं एम अपॉन ई डायग्राम तो बना ही लूंगा। क्लियर है, चलो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। फिर सेकंड थ्योरम देखते हैं। चलो इसको चाहो तो बच्चे आप नोट कर लो यहाँ से, इफ यू टू वांट टू नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस एंड उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए। क्लियर बच्चे, चलो अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज द मोहर सेकंड थ्योरम। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मोहर्स सेकंड थ्योरम। नाउ सेकंड वन इज दैट इज मोहर्स सेकंड थ्योरम। मोहर की सेकंड थ्योरम की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कि मोहर की सेकंड थ्योरम मेरी क्या बोलती है, व्हाट अबाउट द मोहर सेकंड थ्योरम, ठीक है। देखो मोहर सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, मोहर सेकंड थ्योरम होती है बेसिकली फॉर डिफ्लेक्शन। मैं आपको बता दूं, मोहर की जो फर्स्ट थ्योरम थी वो मेरी स्लोप के लिए थी, मोहर की जो सेकंड थ्योरम है वो किसके लिए है, डिफ्लेक्शन के लिए। एक और बात यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है स्लोप में कि भाई ये थीटा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी तो ले सकते थे, नहीं, उसको क्या करना है, अगर आप बच्चे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट में ले रहे हैं, तो जो सबसे वाला सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया, ये हाँ सॉरी ठीक लिखा है, उल्टा नहीं लिखा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जो सबसे वाला लास्ट पॉइंट होगा वो पहले आएगा और जो पहले वाला पॉइंट होगा वो बाद में आएगा। जैसे इधर से मूव किया तो लास्ट में पॉइंट कौन सा है 1, पहले कौन सा है 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर है, अगर मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, इधर से देखूंगा तो पहले जो पहला पॉइंट आएगा, पहले पॉइंट 1 आया, फिर पॉइंट 2 आया, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। इधर से आ रहा हूं तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि लास्ट वाला पहले आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना आप लोगों को। चलो अब नाउ सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, मोहर की सेकंड थ्योरम। मोहर की सेकंड थ्योरम किसके लिए थी, डिफ्लेक्शन के लिए थी। क्या बोलती है मोहर की सेकंड थ्योरम, मोहर की सेकंड थ्योरम डिफ्लेक्शन के लिए, मान लो बच्चे ये मेरे पास एक जनरलाइज बीम, ये मेरे पास एक जनरलाइज बीम है एंड दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये इस पे कुछ लोड लगा है, इस बीम के ऊपर ये मेरा कुछ लोड लगा हुआ है, इस बीम के ऊपर ये मेरा कुछ लोड लगा है। अब जब लोड लगता है, नाउ देयर इज ए लोड ऑफ इंटेंसिटी कितनी है, W किलोन्यूटन पर मीटर। उसके बाद जब बीम पे लोड लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, नाउ द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड डाउन। बीम क्या होगा मेरा, डिफ्लेक्ट करेगा, बीम क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो मोहर की सेकंड थ्योरम ये बोलती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। मान लो नाउ मैं बोलता हूं बच्चे कि ये मेरा बी पॉइंट था, नाउ दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट ए था। तो मुझे बी पॉइंट पर अगर डिफ्लेक्शन दिखाना है तो नाउ डिफ्लेक्शन एट बी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ए, मतलब समझ में,
अगर ऐसे कहीं पे लिखा है डेल्टा बी ए का मतलब है कि नाउ डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ए। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो ए पॉइंट पे टेंजेंट के रेस्पेक्ट में होगा। समझ में आया? जैसे ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे बच्चे टेंजेंट ड्रॉ करो। ए पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यानी कि ये टेंजेंट और बी जब लोड लगा उसके बीच फाइनल पॉइंट ये था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो डेल्टा बी बाई ए है, वही तो डेल्टा बी बाई ए है। डेल्टा बी बाई ए का मतलब क्या है? नाउ डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट एट ए। समझ में आया? जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसके रेस्पेक्ट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और जिस पे डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट की फाइनल डिफ्लेक्टेड पॉइंट, फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप, और ए पॉइंट जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करा उस पे टेंजेंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस बताता है ये। नाउ डिफ्लेक्शन एट बी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? उन दोनों पॉइंट के बीच में जो m अपॉन EI डायग्राम का एरिया होगा उसके जो m अपॉन EI डायग्राम का एरिया होगा उसके मोमेंट के बराबर होगा। उस एरिया का मोमेंट लेना है किसके पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। बात समझ में नहीं आया कि लंबी चौड़ी बोल दी होगी मैंने। सुनो इधर, बड़े प्यार से बातें सुनो बच्चे। ये मान लो ये मेरा था, नाउ दिस इज द बीम, ठीक है। इस बीम पे मैंने क्या किया? मैंने अपने m अपॉन EI डायग्राम ड्रॉ कर लिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द m अपॉन EI डायग्राम। अगर मैं m अपॉन EI डायग्राम इस पे ड्रॉ करता हूं, इफ यू ड्रॉ द m अपॉन EI डायग्राम, तो मेरा m अपॉन EI डायग्राम कुछ इस तरह से आता है। मेरा m अपॉन EI डायग्राम कुछ इस तरह से आता है। क्लियर है? नाउ ये मेरा नेगेटिव, ये मैंने मान ली वैल्यू दैट इज m अपॉन EI। ये मेरी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज m अपॉन EI। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो m अपॉन EI डायग्राम का एरिया है वो कितना है? दैट इज a है। इन दोनों पॉइंट के बीच में m अपॉन EI डायग्राम का एरिया कितना है? दैट इज a है। कितना है? a है। अब इस एरिया का मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट, जिस पे डिफ्लेक्शन निकालना है, किस पे डिफ्लेक्शन निकालना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट B पे निकालना है। एरिया कहाँ मानोगे? एरिया मैंने मान लिया कि भाई इसके सेंटर पॉइंट पे लगेगा, मैंने मान लिया ये मेरा एरिया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली दैट इज x बार, दैट इज x बार। तो डिफ्लेक्शन एट B विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट एरिया के मोमेंट, एरिया A हो गया नाउ इनटू x बार, A इनटू x बार, वो मेरे इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया का, एरिया कौन सा पॉइंट लेना है? दोनों पॉइंट के, जो दो पॉइंट मैंने कंसिडर किए हैं उन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया, और फिर उस एरिया का क्या ले लेना है? मोमेंट। किसके अबाउट लेना है? जिसपे मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर ये ना आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बिल्कुल सही बात है। इसका काम कहां पे आएगा? इसका यूज कहां पे आएगा? आप बोलोगे कि सर इसका यूज तो बता दो कहां पे आएगा। तो बच्चे अगर मैं इसके यूज की बात करता हूं तो मान लो कि ये ना मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम है, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। आपको B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द B पॉइंट। आप क्या करोगे? सिंपली आपने क्या किया, लोडिंग लगी थी बीम की, ये मेरी डिफ्लेक्टेड शेप थी। अब आपको निकालना B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, तो आप क्या करो? A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। आपने जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट और बीम की फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप, उस पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या बताएगा? डेल्टा B बाई ए। और ये डेल्टा बाई B बाई ए किसके बराबर है? यही तो डिफ्लेक्शन है B पॉइंट पे, यही तो मेरा क्या है? डिफ्लेक्शन। M अपॉन EI डायग्राम इजिली ड्रॉ करोगे, एरिया का मोमेंट ले लो। ये थ्योरम कॉम्प्लिकेटेड कहां पे होती है? अब सुनो इधर, मान लो बच्चे ये मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये मेरा हिंज एंड नाउ दिस इज द रोलर एंड। ये मेरा हिंज एंड और ये मेरा रोलर एंड। क्लियर है? ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। नाउ दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। ये एंड मेरा हिंज हो गया, ये एंड मेरा रोलर हो गया। इस पे आपने ये कुछ लोडिंग लगा रखी है, टू अप्लाई ए लोड। जब लोड लगाओगे तो बीम विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। आपको मैंने कुछ नेमिंग कर देता हूं इसकी। नाउ दिस इज A पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड नाउ दिस इज द B पॉइंट। आपको बच्चे डिफ्लेक्शन निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट। आपको C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या डिफ्लेक्शन C पॉइंट पे क्या है? यही तो डिफ्लेक्शन है C पॉइंट पे, डेल्टा C। लेकिन अगर आप इस थ्योरम का यूज करोगे तो आप क्या कर रहे हो?
सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन लेना है तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया ए, यानी कि मैं निकालना हूं डेल्टा सी बाई ए, ठीक है। अब ए पे क्या रेफरेंस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे स्लोप बच्चे 0 था, इसलिए टेंजेंट मेरी सीधी गई थी, लेकिन यहाँ पे स्लोप है। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हो, उस पॉइंट पे जो भी रिफ्लेक्टेड शेप होती है इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब मैंने बताया था कि ये थ्योरम ये बताती है कि फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप क्या थी, ये और टेंजेंट उसी के बीच की डिस्टेंस तो बताते हैं, यानी कि ये चीज बताएगी ये, और ये क्या है, ये ही तो बेटा डेल्टा सी बाई ए है। अगर आप मोहर थ्योरम लगाएंगे तो आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, ना कि एक्चुअल में डिफ्लेक्शन तो ये था, आपने कैलकुलेट किया ये। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप एक काम करो, ये स्लोप होगा थीटा है, ये होगी कुछ लेंथ, तो आप इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा दो, tan थीटा लगा दो। नाउ tan थीटा ए इज इक्वल टू, ये पूरा वर्टिकल इंटरसेप्ट मैंने मान लिया y, ये यहां से लेके यहां तक का जो मैंने इंटरसेप्ट मान लिया वो मान लिया y। नाउ y अपॉन l/2, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा ए के बराबर होता है। नाउ थीटा ए इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज y अपॉन l/2, तो y किसके बराबर होता है, दैट इज ऑफ थीटा ए इंटू l/2, ठीक है। यानी कि टोटल y की जो वैल्यू है, ये जो टोटल y की वैल्यू है कितने के बराबर है, नाउ थीटा ए इंटू l/2 के बराबर है। क्लियर, आपने थ्योरम का यूज करके ये वाला पोर्शन निकाल लिया, आपने ज्योमेट्री लगा के टोटल पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, नाउ डेल्टा सी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज y माइनस डेल्टा सी बाई ए, यहां से ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो इस थ्योरम का ना यूज करते टाइम ना पहले बेसिक्स अंदर तक गहराइयां पता होना चाहिए आपको। पता क्या, बस इतना याद रखना है कि जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल लो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो टेंजेंट कहीं भी चली जाए, टेंजेंट और बीम की फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप के बीच की डिस्टेंस बताता है ये मोहर की सेकंड थ्योरम, डेल्टा सी बाई ए या डेल्टा बी बाई ए। क्लियर है बातें, क्लियर हुई बच्चे, समझ में, होप सो आपको समझ में आई होंगी, इतने तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ये आप एक और बात, इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन का भी मैं आपको बता देता हूं। नाउ साइन कन्वेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई एरिया मोमेंट एरिया मेथड का साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन क्या बोलता है मोमेंट एरिया मेथड का, तो 3 के लिए बताऊंगा। सबसे पहले स्लोप के लिए, नाउ सेकंड वन इज फॉर द डिफ्लेक्शन, एंड थर्ड वन इज फॉर द एरिया। तीसरा लेंगे दैट इज फॉर एरिया, तीसरा किसके लिए लेंगे, दैट इज एरिया के लिए। पहले अगर मैं स्लोप के लिए बात करता हूं तो वी कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज स्लोप एज पॉजिटिव। मैं एंटी क्लॉकवाइज स्लोप को क्या लूंगा बच्चे, पॉजिटिव लूंगा। एंटी क्लॉकवाइज स्लोप वी कैन टेक पॉजिटिव और क्लॉकवाइज स्लोप वी कैन टेक नेगेटिव। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपका स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि स्लोप आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट की, वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब स्लोप आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लियर है। डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन में ये होगा, डाउनवर्ड मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा वो मेरा नेगेटिव होगा और अपवर्ड डिफ्लेक्शन मेरा पॉजिटिव होगा। अपवर्ड डिफ्लेक्शन बच्चे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। क्लियर है। एरिया का मतलब ये है कि अगर किसी रीजन में, जब एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, किसी रीजन में अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, किसी रीजन के अंदर अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो एरिया भी बच्चे आप पॉजिटिव लोगे, एरिया भी क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर किसी रीजन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है, अगर किसी रीजन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या है, नेगेटिव, किसी रीजन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो एरिया भी आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। क्लियर है। अगर किसी रीजन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पॉजिटिव है तो एरिया भी बच्चे क्या लोगे आप, नाउ एरिया यू कैन टेक पॉजिटिव। अगर किसी रीजन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका नेगेटिव है तो बच्चे एरिया भी आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, एरिया भी आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। क्लियर है। किसी रीजन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव तो एरिया भी पॉजिटिव, और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव तो एरिया भी नेगेटिव। क्लियर है। ये साइन कन्वेंशन आपको बेटा फॉलो करने हैं मोमेंट एरिया मेथड के अंदर। एक और बात, इस मेथड के अंदर आपने जनरली एरिया आपने देखा होगा इसमें पैराबोलिक शेप बनेगी,
तो पैराबोलिक शेप बने, पैराबोला मेरा दो तरह से बन सकता है। पैराबोला जो बच्चे मेरा बनेगा वो दो तरह से बनेगा, एक तो या तो इस तरह का पैराबोला बनेगा, ये जो ऊपर वाला एक एरिया बच्चे मेरा ये हो गया, दूसरा एरिया मेरा ये हो गया, ठीक है। नाउ ये जो बड़ा वाला पैराबोला है इसकी मैंने मान लिया कि बच्चे ये मेरा बी, नाउ दिस इज, ये है मेरा बी शेप एंड दिस इज द एच, ये मेरा हो गया टोटल हाइट एच होगी, क्लियर है, ये टोटल हाइट होगी मेरी एच। तो इसका जो एरिया होगा नाउ A1 एरिया, A1 जो होगा दैट इज ऑफ 2/3 ऑफ BH, ठीक है। ये जो A2 होगा नाउ A2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/3 ऑफ BH। A2 की वैल्यू कितनी, 1/3 ऑफ BH। A1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 ऑफ BH होगी, क्लियर है। अगर मैं CG की बात करता हूं, नाउ दिस इज द CG पॉइंट, ये मेरा CG हो गया। तो ये जो वैल्यू होती है नाउ दिस इज द 3/8 ऑफ B, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात करूंगा ये होगा मेरा 2/5 ऑफ टोटल हाइट H। अगर आपको ये बड़ा वाला एरिया दिख रहा है, एरिया कितना होता है 2/3 ऑफ BH, ये डिस्टेंस कितनी होती है 3/8, ये कितनी होती है 3/8 किसका, इसका, 2/5 किसका, टोटल हाइट का। अगर ये छोटे वाला पैराबोला दिख रहा है नाउ दिस, इसका एरिया कितना होता है 1/3 ऑफ BH। और अगर मैं इसके CG की बात करता हूं, ये मेरा कहीं CG होगा, ये जो मेरी डिस्टेंस होगी नाउ दिस इज B/4 एंड नाउ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी मेरी दैट इज ऑफ 3/10 ऑफ H, ठीक है। ये होगी B/4 और ये होगी मेरी 3/10, क्लियर है। ये 3/8, ये 2/5, ये B/4 और ये 3/10, ये B/10 होगी। ये मेरी कुछ वैल्यूज होंगी किससे रिलेटेड, CG एंड एरिया, ठीक है। CG कहाँ पे होते हैं, एंड एरिया के, पैराबोला के, ये याद रखना, CG एंड एरिया फॉर द पैराबोला। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। होप सो आपकी थ्योरी बड़ी अच्छी लगी होगी। इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, यू हैव टू नोट डाउन। आपने आई थिंक मोहर की फर्स्ट थ्योरम अगर पढ़ी होगी तो आप पहले ये वाला पोर्शन नोट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये भी देख लेना एंड उसके बाद बच्चे ये मोहर की सेकंड थ्योरम आप नोट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर सकते हैं एंड देन साइन कन्वेंशन, आप साइन कन्वेंशन वाला पार्ट ये नोट डाउन कर सकते हैं, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड एरियाज एंड दिस वन, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लिया सभी ने, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उससे पहले आप क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेंगी टाइम के साथ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन मोमेंट एरिया के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।